नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह और सबसे पहले बात करेंगे गोपालगंज के थावे की, जहां पुलिस की पिटाई से नाराज लोगों ने जमकर हंगामा किया है। खबर है कि लोगों ने पुलिस टीम पर पथराव किया, जिसमें एक एएसआई घायल हुआ, जिसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि पहले पुलिस ने कुछ लोगों के घर में घुसकर पिटाई की थी। पुलिस पर बिना किसी कारण के पिटाई का आरोप लगा था, जिसके बाद लोगों ने पुलिस पर हमला किया। मुकेश हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। मुकेश, तस्वीरें हम देख रहे हैं जहां पर पुलिस के साथ आम लोगों की झड़प हुई है और गंभीर आरोप पुलिस पर आम लोग ये लगा रहे हैं कि बिना किसी कारण के लोगों के घर में घुसकर पुलिस ने लाठियां चटकाई। उसकी तस्वीरें भी हम एक्सक्लूसिव दर्शकों को दिखा रहे हैं। अब तक क्या कुछ जानकारी पहुंची है, मामला क्या कुछ है, ये जरा बताइए। देखिए सुकन्या, मैं बता दूं कि पूरा मामला थावे के रामचंद्रापुर का है और यहाँ पर दो पक्षों में मामूली विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोप है कि पुलिस एक पक्ष से मिलकर के दूसरे पक्ष के घर में घुसकर महिलाओं की पिटाई की, बच्चों की पिटाई की और जो युवक थे उनकी बेरहमी से पिटाई की गई। उसके बाद जो ग्रामीण है वो उग्र हो गए और पुलिस के ऊपर उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। इस पथराव में एक एएसआई घायल है। इस तरह से पूरे मामले में जो है अभी वहां पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। और मैं बताऊं कि इस मामले में गोपालगंज डीएम अरशद अजीज ने संज्ञान लिया है और उन्होंने पूरे मामले की जांच का आदेश दिया है कि पुलिस किसके आदेश पर गई थी और पूरा मामला क्या है। कन्या बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा ये पक्ष तो ग्रामीणों का है, ये जरा बताइए कि पुलिस से जब इस बारे में पूछा गया कि क्या एक तरफा होकर आपने कार्रवाई की, लोगों को पीटा, तो जो पुलिसकर्मी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं उनका क्या कहना है, वो अपनी सफाई में क्या कह रहे हैं? देखिए, इस मामले में मैंने थावे थानाध्यक्ष विशाल आनंद से मैंने बात की। विशाल आनंद का कहना है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव में दो पक्षों में झड़प हुआ है और उसी को लेकर के पुलिस वहां जांच करने के लिए गई थी, लेकिन जांच करने के दौरान ग्रामीण ने हमला कर दिया। जबकि आप साफ देख सकते हैं तस्वीरों में कि कैसे पुलिस पिटाई कर रही है। लाठी डंडों से पिटाई करने के बाद जो ग्रामीण उग्र हुए हैं और पथराव किए हैं। तो इस तरह से जो पुलिस का जो बयान है वो कंट्राडिक्टरी है और पुलिस के बयान जो है वो ये थानाध्यक्ष का यही कहना है। कन्या, चलिए, नजर बना के रखिए मामले पर। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। एएनएम में बहाली की मांग को लेकर भारी संख्या में महिलाओं ने आज प्रदर्शन किया। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आवास पर हंगामा किया। हालांकि बाद में पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को जबरन आवास से निकाल दिया। खबर ये है कि एएनएम को आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही उनकी मांग पर विचार किया जाएगा। यह तस्वीर है बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के सरकारी आवास की, जहां पर भारी संख्या में एएनएम में बहाली को लेकर महिला प्रदर्शनकारी जुटी हुई हैं और वो सरकारी आवास के अंदर प्रवेश कर गई थी, लेकिन महिला पुलिसकर्मी पहुंची यहां पर और उसके बाद इन्हें जबरन बाहर निकाला जा रहा है। और ये तस्वीर है किस कदर यहां पर महिला पुलिसकर्मी पहुंची हैं और जद्दोजहद करने के बाद, लंबी जद्दोजहद और काफ़ी समझाने बुझाने के बाद अब जो महिला प्रदर्शनकारी हैं उनको बाहर किया जा रहा है। चूँकि सरकारी आवास के अंदर घुसकर इस तरीके से धरना प्रदर्शन और मंत्री के खिलाफ जो नारेबाजी हो रही थी, वैसे में जो पुलिस महकमा है वो सख्त कार्रवाई पर उतर रहा है और लगातार आगाह करने के बाद जब महिलाएं नहीं मानी तो उनको एक एक करके बाहर किया जा रहा है। हालांकि इस दौरान नोक-झोंक भी हो रही है। जो महिला पुलिसकर्मी और जो प्रदर्शनकारी हैं उनके बीच नोक-झोंक जारी है, लेकिन एक प्रतिनिधिमंडल भी यहाँ से वार्ता के लिए निकला है बात करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री से। इन महिलाओं का आरोप रहा है कि पिछले सप्ताह भी स्वास्थ्य मंत्री ने इन्हें आश्वासन दिया था, लेकिन आश्वासन के अलावा इन्हें कुछ नहीं मिला। लिहाजा एक बार फिर से मजबूरन वो सरकारी आवास पर पहुंचे और अब भी लगातार आप देख रहे होंगे तस्वीरों में जो महिला प्रदर्शनकारी हैं, पटना के अलावा दरभंगा, बेगूसराय, तमाम जो बिहार के जिले हैं वहाँ से ये पहुँची हैं और इन्हें अब जबरन आवास से बाहर निकाला जा रहा है। एक लंबा आंदोलन चला है, क्योंकि इनका आरोप है कि पिछले कई महीनों से एएनएम की बहाली बिहार में नहीं हुई है और ऐसे में इनके सामने बेकारी की समस्या खड़ी हुई है और सरकार ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, कोई तवज्जो नहीं दिया है। लिहाजा परिवार के सामने आर्थिक संकट है और इसी मजबूरी के कारण ये प्रदर्शन को मजबूर है। लेकिन आप देख रहे होंगे तस्वीरों में अब एक एक करके जो महिला प्रदर्शनकारी हैं उनको समझा बुझाकर और नोक झोंक के बाद यहाँ से निकाला जा रहा है। फिलहाल आश्वासन मिला है स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कि इनकी मांगों पर उचित पूर्वक कोई कार्रवाई की जाएगी।
कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। नालंदा के डाक बंगला स्थित शिव पैलेस में जेडीयू महिला प्रकोष्ठ की बैठक बुलाई गई, लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। बैठक में 50 से अधिक लोगों के जमा होने पर पाबंदी थी, लेकिन इसमें 400 से अधिक महिलाएं शामिल हो गई। बैठक में महिलाओं ने चेहरे पर मास्क तो पहना, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को भूल गई। खबर यह है कि इस दौरान खाने पीने के सामान भी बंटे, जिस पर पाबंदी है। बताया जा रहा है कि बैठक जेडीयू महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष मुन्नी देवी ने बुलाई थी। वहीं प्रशासन को इस बैठक के बारे में जानकारी नहीं दी गई थी। एसडीओ ने मामले की जांच कराने की बात कही है। नालंदा के अस्थावा में भी नियम तोड़कर सियासत करने की खबर है। जेडीयू विधायक डॉक्टर जितेंद्र कुमार की सभा में नियमों का उल्लंघन हुआ। नियम तोड़कर 500 से अधिक बाइक सवार रैली में शामिल हुए। वहीं सामूहिक भोजन कराने की भी खबर है। तो तस्वीरें दो आपको दिखा रहे हैं, पहली महिला प्रकोष्ठ की बैठक की और दूसरी जहां 500 से अधिक बाइक सवार इकट्ठा हुए। तो देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को यहां पर फॉलो नहीं किया जा रहा है। और दोनों ही इवेंट में खबर यह भी है कि खाना भी बांटा गया है जिन लोगों ने इवेंट अटेंड किया उनके बीच में। अभिषेक हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। अभिषेक, दो पॉलिटिकल इवेंट की हम तस्वीरें देख रहे हैं। दोनों तस्वीरों से साफ है कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं किया जा रहा है और जो खबर हम तक पहुंची है उसमें यह कहा गया है कि इस इवेंट में जिन लोगों ने हिस्सा लिया उनको खाना भी बांटा गया, जिस पर राज्य में पाबंदी है। और ये सब कुछ जेडीयू की तरफ से हो रहा है, जिसकी सरकार चल रही है। क्या कहेंगे? जी, बता दो कि ये मुख्यमंत्री का गृह जिला है और खास करके मुख्यमंत्री एक तरफ नीतीश कुमार लगातार कोरोना पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयासरत है और लगातार स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक भी कर रहे हैं। लेकिन उन्हीं के गृह जिले में उन्हीं का नेता और उन्हीं के विधायक अगर इस तरह से नियम का जो उल्लंघन कर रहे हैं और कोरोना को आमंत्रण कर रहे हैं और इसके साथ ही खाना जो वितरण किया जा रहा है, जबकि इस पर रोक लगाया गया था, उसके बाद भी अगर इन लोग इस तरह से ये उल्लंघन कर रहे हैं तो और नेता क्या करेंगे, इस तो ये सवालिया निशान है। हालांकि इस मामले में नालंदा मुख्यमंत्री का गृह जिला और खास करके जदयू पर कोई भी कार्रवाई यहाँ के अधिकारी नहीं करना चाह रहे हैं। जी चलिए, नजर बना के रखिए, देखना होगा कि क्या खबर चलने के बाद भी पूरे मामले पर कार्रवाई होती है या नहीं। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। ये तो बात हुई जेडीयू की। चलिए अब आरजेडी की बात करते हैं, जहां लालू यादव से मुलाकात और कल तेजस्वी के साथ डिनर करने के बाद तेज प्रताप यादव पूरे तरह से चुनावी तैयारी में जुट गए हैं। आज दोपहर बाद तेज प्रताप अपने दलबल के साथ पार्टी के प्रदेश कार्यालय पहुंचे। यहां टिकट के दावेदारी का इंटरव्यू लिया। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि तेज प्रताप पार्टी कार्यालय में कुर्सी पर बैठे हैं, टिकट के दावेदारों से बात कर रहे हैं। एक दावेदार बिना मास्क पहने ही कमरे में आ गया। उसे तेज प्रताप ने पहले मास्क पहनने को कहा, मास्क पहनने के बाद ही सामने की कुर्सी पर बैठने को कहा जाए तो कोरोना के बीच होने वाले चुनाव को लेकर तेज प्रताप सजग हैं। तेज प्रताप ने एक एक कर टिकट के दावेदारों के कई लोगों का इंटरव्यू लिया, उनसे पार्टी और संगठन से जुड़े मुद्दों पर बात भी की। जो मास्क लगाइए, मास्क लगाइए। आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, आप क्या किए हैं वही हम कह रहे हैं। आप युवा के हैं ना? जी, अभी तो सर पंचायती राज प्रदेश सचिव हूँ, युवा का प्रखंड अध्यक्ष। और इन सब के बीच तेज प्रताप यादव ने यह भी कहा कि लालू यादव ने उन्हें प्रत्याशियों के सर्वे की जिम्मेदारी दी और उसी के तहत वो अपने काम में जुट गए हैं। साथ ही तेज प्रताप यादव ने दावा किया कि इस बार विधानसभा चुनाव में एनडीए शून्य पर सिमट जाएगा और सभी 243 सीटें महागठबंधन के खाते में आएगी। तेज प्रताप यादव पार्टी कार्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं तेज प्रताप जी, पार्टी कार्यालय में आप निरीक्षण करने आए हैं, लोगों से आपने मिला भी है, पूरे तौर पे चुनाव? हाँ, क्योंकि चुनाव का माहौल है और तमाम लोग, बिहार की तमाम जनता और बहुत सारे हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो इच्छुक हैं चुनाव लड़ने के लिए, कैंडिडेट हैं, सब आ रहे हैं, अपना अपना बात को रख रहे हैं, चुनाव लड़ने के इच्छुक रख रहे हैं। आप लालू जी से भी मुलाकात किए थे, झांसी जाकर के गुफ्तगू भी हुई, चुनावी बातों को लेकर भी चर्चा हुई, कैसे कैंडिडेट का चयन होगा इस पर भी बात हुई है? नहीं, वो तो हम लोग पहले सर्वे करा रहे हैं ना कि कैसे, ऐसे ही किसी को भी नहीं ना दे देंगे टिकट ये। तो हम लोग इसी चीज़ पे बैठ कर डिस्कस भी हुआ कि जो पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं, नौजवान हैं, जो काम किए हैं क्षेत्र से, जो 15-20 साल से भी संगठन में काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके और अपने तरीके से हम लोग सर्वे कराने का भी काम कर रहे हैं।
माना जाए कि इस बार जो है तेज प्रताप तेजस्वी कामयाब होंगे नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर करने में, क्या रणनीति है? बिहार की पूरी जनता तैयार हो गई है और रिपोर्ट कार्ड बिहार की जनता ने बना लिया है, मन बना लिया है पूरे तरीके से अपना तेजस्वी। बीजेपी के लोग, एनडीए के लोग तो कह रहे हैं कि 250 से ज्यादा सीट लाएंगे, 220 से अधिक सीट लाएंगे। तेज प्रताप का क्या मानना है? आरजेडी और महागठबंधन इस बार कितनी सीटें लाएगी? 243 सीट हम लोग पार कर जाएंगे। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख का बड़ा बयान, आरजेडी ने मांग के मुताबिक सीटें दी। जी हां, मुकेश सहनी का बयान आपको सुना रहे हैं। गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में आरजेडी, सबसे बात कर बंटवारे का काम पूरा हो जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा से भी बात होगी। तो मुकेश सहनी जो कि वीआईपी पार्टी के प्रमुख हैं, उनका बयान हम आपको सुना रहे हैं और क्या कुछ उन्होंने कहा वो जरा आप सुनिए। कि 1 to 1 देख रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल क्लियर कर रहे हैं, तो मुझे लगता है सबको संतुष्ट भी कर रहे हैं। और मेरी जहां तक बात हो गया, तो मुझे जो सीट चाहिए, जो सरकार में जगह चाहिए, उस पे हमारी मजबूती से बात हो गया राष्ट्रीय जनता दल में और मेरी बात से सहमत है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से हमें खुश कर दिए हैं कि मतलब हमारी बात को मानकर, तो मुझे लगता है कि हमारे बाकी जो सहयोगी है, घटक दल है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या उपेंद्र जी हो या लेफ्ट हैं, तो सबको हम चाहेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल सबकी बात को मान ले और कंक्लूजन पे आके एक साथ में डिक्लेयर करें। कितनी सीट थी, क्या खुशी, किस तरह की खुशी? मुझे जो जगह मिलना चाहिए था तो उतना तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो भी मिल रहा है वो मैं उससे संतुष्ट हूँ और मुझे लगता है कि आगे हम लोग 2020 में बिहार में महागठबंधन के साथ रह के लड़ाई लड़ना चाहते हैं। तो अमित हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए। अमित, वीआईपी प्रमुख की बयान हम अभी सुन रहे थे, अपने दर्शकों को सुना रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि मन माफिक सीटें देने की बात हो गई है आरजेडी के साथ। आप तक क्या कुछ जानकारी पहुंची है, बताइए। देखिए, निश्चित तौर पे मुकेश सहनी से जब हम बात कर रहे थे तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि आरजेडी ने मुझे खुश कर दिया। तो इसका एक बड़ा मायने निकलता है यहाँ पे सुनंदा, क्योंकि अभी चुनाव को लेकर के जो है आगामी चुनाव को देखते हुए महागठबंधन में बैठकें नहीं हुई है। कांग्रेस जो है वो अपने तरीके से कर रही है कि बैठक होगी, उसके बाद चीजों का निर्णय होगा, कौन कितने सीट पे लड़ेगा। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि बैठक के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि कौन कितने सीटों पे लड़ेगा, किसे कितनी सीट मिलेगी। लेकिन इस बीच मुकेश सहनी का ये बयान कि आरजेडी ने मुझे खुश कर दिया है, मन मुताबिक मुझे सीट दे दिया है आरजेडी ने और जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। कांग्रेस और उपेंद्र कुशवाहा समेत अन्य जो घटक दल है महागठबंधन के, उनके भी मन मुताबिक सीट देने पर विचार करे, तेजस्वी यादव आरजेडी विचार करे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी यहाँ पे सियासी खिचड़ी जो महागठबंधन के अंदर पकती नजर आ रही है, उसे आज कहने के सामने रखने का काम किया है मुकेश सहनी ने। और कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है कि मुकेश सहनी को 1 to 1 बैठ करके बात करके आरजेडी के नेतृत्व ने जो सीट देने का काम किया, कहीं ना कहीं उसको लेकर के हो सके तो नाराजगी भी आगे देखने को मिले। लेकिन फिलहाल उम्मीद जता रहे मुकेश सहनी कि आरजेडी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो अपने सहयोगी अन्य दलों से बैठ करके बात करेंगे, 1 to 1 करेंगे और उसका सीट बंटवारे का जो काम है, जिसको लेकर लगातार खींचातानी देखने की बात कही जा रही है, उस पर से कहीं ना कहीं पर्दा हटा दिया जाएगा और तमाम जो सहयोगी है महागठबंधन के अंदर वो मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। अमित, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बिहार में वाम दलों ने 25 सीटों पर दावा किया। सीपीएम नेता हनान मौला ने कहा कि बिहार में सीपीआई, सीपीएम और माले तीनों का जनाधार है। जनाधार के आधार पर लेफ्ट पार्टियों ने 25 सीटों की मांग की है। कन्हैया का तो एक जन आंदोलन में उसका एक छवि बना है। उसके बाद जब सेडिशन केस करके बीजेपी उसको खत्म करने की कोशिश किया था, उसके सामने वो लड़ाई लड़ा था। तो इसलिए सीपीआई पार्टी को लीडर, सीपीआई की पार्टी ऑफ द सेंट्रल एक मेंबर है, तो सीपीआई पार्टी जरूर उसको कब तक सीटों का समझौता हो जाएगा? ये जितना जल्दी हो, मैं हमारा हाथ में नहीं है ना, बड़ा पार्टी का हाथ में मेन है। आरजेडी और कांग्रेस को वो बड़ा पार्टी है, उसको मेन रिस्क है। हम कितना सीट लड़ेंगे वो तो बहुत जितना मिलेगा देखेंगे हम, मगर हम किसी को हराने का कोई मनोभाव बताएगा हम नहीं करेंगे।
और इन सबके बीच महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग लंबे समय से हो रही है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने भी इस मुद्दे को कई बार उठाया और अब वो महागठबंधन से अलग भी हो गए हैं। बाद के दिनों में वीआईपी के संयोजक मुकेश सहनी और उपेंद्र कुशवाहा भी कोऑर्डिनेशन कमेटी का मुद्दा उठा चुके हैं, जबकि आरजेडी की माने तो महागठबंधन के अभिभावक के तौर पर लालू प्रसाद के रहते किसी तरह के कोऑर्डिनेशन कमेटी की जरूरत नहीं है। जब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी नेतृत्व कर रहे हैं और सबसे बड़ा कोऑर्डिनेटर देश में आज तक लालू प्रसाद यादव से बड़ा कोऑर्डिनेटर कोई नहीं हुआ, जो कि प्रधानमंत्री भी बनाने का काम किए हैं कोऑर्डिनेट करके। जब स्वयं इतने बड़े कोऑर्डिनेटर हमारे दल में हैं और गठबंधन में हैं तो कमेटी का कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, फॉर्मेलिटी के आधार पर बनाया जा सकता है, लेकिन जो सभी पार्टियों को मिलाकर, चाहे माले का हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो और सभी छोटे पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो महागठबंधन के साथी हैं, सभी लोग जानते हैं कि जो आदरणीय लालू यादव कोऑर्डिनेट करेंगे वह सर्वमान्य और गठबंधन को मजबूती प्रदान करने वाला ही बात वो करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम सियासी दलों के साथ ही कांग्रेस ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बिहार चुनाव को लेकर राहुल गांधी 1 सितंबर से सक्रिय होंगे। सूत्रों की माने तो कांग्रेस की जीत के लिए राहुल गांधी करीब 100 वर्चुअल रैली करेंगे। इस पर बीजेपी ने चुटकी ली। बीजेपी नेता नंदकिशोर यादव ने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जितनी रैलियां करेंगे और जितना बोलेंगे उतना ही बीजेपी और एनडीए को फायदा होगा। मैं स्वागत करता हूं उनका। वो जितना दौरा करेंगे उतना लाभ होगा भाजपा एनडीए को। नेता प्रतिपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ है क्या? न पढ़ते हैं, न लिखते हैं, न जानते हैं। वो जितना ज्यादा बोलेंगे लोग उतना एनडीए को फायदा होने वाला। बिहार में बीजेपी पूरी तरह से विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है। पार्टी ने 1,14,000 वार्ड पार्षदों को टास्क सौंपने का फैसला किया। पटना में आज पंचायती राज प्रकोष्ठ के कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में तय हुआ कि पार्टी के नेता और कार्यकर्ता एक एक लोगों तक पहुंचेंगे और केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएंगे। लाख के करीब में बिहार के गांवों में जो हमारे वार्ड सदस्य जीते हुए हैं और वैसे ही 2-3 जो उनसे नीचे हारे हुए, ऐसे जीते और हारे वार्ड सदस्य तक हम अपनी पहुंच बनाएं, अपना संपर्क स्थापित करें और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, यहाँ आदरणीय नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी की सरकार ने जो नीचे गांव-गांव तक जनप्रतिनिधियों को मजबूत करने के लिए और गांव के विकास की रचना को मजबूत करने के लिए काम खड़ा किया है, उसमें उनका भी हम समर्थन प्रत्यक्ष मांगे। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में जिला प्रशासन भी जुटा है। नवादा में वोट के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम शुरू हो गया है। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए भी जगह जगह पर पोस्टर होर्डिंग लगाए गए हैं। बिहार विधानसभा अब कुछ ही समय में अब होने जा रहा है। उसके सफल आयोजन हेतु स्वीप कार्यक्रम के तहत अनेकों कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि पंपलेट के माध्यम से जो एक भी मतदाता न छूटे और पीडब्ल्यूडी जो दिव्यांग भाई बहन हैं उनको भी वोट से कोई वंचित न रह जाए, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और जागरूकता फैला रहे हैं। पीएम मोदी ने मन की बात में बिहार के थारू समाज और स्टार्टअप समेत कई मुद्दों पर बात की। पटना बीजेपी कार्यालय में डिप्टी सीएम सुशील मोदी और पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव समेत कई नेता मौजूद रहे। पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा कि आज के मन की बात में भारत कैसे आत्मनिर्भर बने, इस पर फोकस किया गया। भारत का जो एक महत्वपूर्ण पहलू है उस और लोगों का ध्यान आकृष्ट किया है। साथ साथ शिक्षक दिवस की चर्चा की है, आज़ादी के दीवानों की चर्चा की है और प्रधानमंत्री जी के मन की बात का हर कार्यक्रम देश के लोगों में, खास करके नौजवानों में, समाज के सभी वर्गों में एक नया उत्साह भरता है। बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार अपने आवास के बगल में स्लम बस्ती में जाकर पीएम मोदी के मन की बात सुनी। कोरोना पर पीएम मोदी के संदेश को भी लोगों को बताया, लेकिन जब वे अपने सरकारी आवास से निकले तो काफी देर तक बिना मास्क के ही रहे। उन्होंने कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने में कृषि का खास योगदान है। मैं समझता हूँ कि जो हालात पैदा हुए हैं देश के अंदर में जाकर के, अब एक ही रास्ता है कि देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हम आगे बढ़े जाकर के। और माननीय प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ का पैकेज भी दिया जाएगा। उस पैकेज से कृषि के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में और मत्स्य पालन के क्षेत्र में, यानी कि देश की बड़ी जो ताकत किसान है जाकर के,
और इस देश की अर्थव्यवस्था का रीढ़ कृषि है और कृषि के क्षेत्र में सीमित संभावनाएं हैं। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में पश्चिम चंपारण के बरना पर्व की चर्चा की। उन्होंने कहा कि थारू आदिवासी समाज के लोग प्रकृति के लिए 60 घंटे का लॉकडाउन का त्योहार मनाते हैं, जिसे बरना कहते हैं। इसमें गांव में बाहर से किसी के आने जाने पर पाबंदी होती है। बिहार के पश्चिमी चंपारण में सदियों से थारू आदिवासी समाज के लोग 60 घंटे के लॉकडाउन, या उनके ही शब्दों में कहें तो 60 घंटे के बरना का पालन करते हैं। प्रकृति की रक्षा के लिए बरना को थारू समाज ने अपनी परंपरा का हिस्सा बना लिया है और सदियों से बनाया है। इस दौरान न कोई गांव में आता है, न ही कोई अपने घरों से बाहर निकलता है। और लोग मानते हैं कि अगर वो बाहर निकले या कोई बाहर से आया तो उनके आने जाने से लोगों की रोजमर्रा की गतिविधियों से नए पेड़ पौधों को नुकसान हो सकता है। बरना की शुरुआत में भव्य तरीके से हमारे आदिवासी भाई बहन पूजा पाठ करते हैं और उसकी समाप्ति पर आदिवासी परंपरा के गीत, संगीत, नृत्य जमकर के। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।